नमस्कार। आज एक समस्या लेकर हाजिर हैं जिससे लगभग 50% से अधिक आबादी ग्रस्त है। इतनी बड़ी परसेंटेज में लोग उस समस्या से ग्रस्त हैं जिसका नाम है पाइल्स। पाइल्स को हेमोरॉइड्स भी कहते हैं और आम बोलचाल भाषा में इसको बवासीर भी कहते हैं। इस समस्या से मोर देन 50% आबादी इफेक्टेड है, ग्रस्त है, और इतनी बड़ी संख्या में जो लोगों को तकलीफ है उनमें से केवल 4-5% ही ऐसे लोग हैं जो ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर के पास आते हैं, या यूं कहो कि उनको बहुत ही कम लक्षणों के साथ यह समस्या बनी रहती है बरसों तक। किसी भी एज में यह समस्या हो सकती है, इवन छोटे बच्चों को भी हो सकती है, लेकिन 45 से अधिक साल के लोगों को यह समस्या अधिक होती है। पुरुष और महिला सबको यह समस्या इक्वल यानी कि बराबर होती है। पाइल्स के शुरुआती स्टेज में या जब यह पूर्ण रूप से विकसित नहीं हो रखी है कोई भी लक्षण नहीं होते हैं, लेकिन जैसे जैसे रोग आगे बढ़ता है लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। गुदा के बाहर या थोड़ा सा अंदर वहां के जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की जो नसें हैं, उनका सूज जाना और दर्द करना ये पाइल का मुख्य लक्षण है। वहां खून की नसों का होना एक सामान्य स्थिति है, लेकिन दर्द होना या उनका सूज जाना ये असामान्य है। तो पाइल्स के व्यक्ति को अगर वो एक्सटर्नल पाइल्स है तो गुदा के बाहर छोटा सा मूंग के दाने से लेकर चना या चेरी जितना साइज का मस्सा 1, 2 या 3 फील होता है। और अगर ये समस्या इंटरनल है तो पेशेंट को कुछ भी फील नहीं होगा, जो कि गुदा के अंदर डीप गहराई में यही सूजन है ब्लड वेसल की, तो उन्हें मालूम नहीं चलता है और आगे चल करके उससे ब्लीडिंग होती है, खून आता है। तो कभी कभी पाइल्स में प्रथम लक्षण ही ब्लड आना हो सकता है। जब पेन होता है तो पेन बहुत ही बुरा वाला होता है, बहुत तीखा पेन होता है, खास करके मल त्याग करने के पहले, दौरान और बाद में भी उनको बहुत दर्द होता है। अगर ये पाइल्स थ्रोम्बोज्ड हो जाए, जो एक्सटर्नल पाइल्स के उस हिस्से में खून का थक्का बन जाए, तो दर्द असहनीय हो जाता है। ब्लीडिंग सामान्यतया डार्क कलर की होती है। डार्क मतलब ब्लैकिश डार्क कलर की, एकदम फ्रेश चमकीला लाल खून नहीं आता, क्योंकि ये खून शिराओं का खून है, वेन्स का खून है। जिस व्यक्ति को पाइल्स है उनके गुदा पे खुजली हो सकती है, इरिटेशन फील होती है, उनको बैठने के समय असहज महसूस होता है, और इंटरनल पाइल्स के लोगों को एनस से म्यूकस का डिस्चार्ज यानी कि लसा पदार्थ निकलता रहता है, जो लगातार भी निकल सकता है और फ्रेश होने के साथ या बाद में भी निकल सकता है। अगर शुरुआती लक्षणों को ध्यान ना दिया जाए तो रोगी को ब्लड लॉस होने के कारण खून की कमी हो जाएगी। ये जो पाइल्स का सूजा हुआ भाग है उसमें इन्फेक्शन हो जाएगा। अगर वो फट गया है अल्सर फॉर्मेशन हो जाएगा, और एक घाव जो ठीक नहीं हो रहा है ऐसा हो जाता है अल्सरेशन फॉर्मेशन हो जाने पर। मल का कंट्रोल भी पुअर हो जाता है, यानी कि मल कंट्रोल करने की क्षमता में कमी आ जाती है, और पेशेंट मानसिक रूप से यानी कि साइकोलॉजिकली बहुत ही डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि वो संकोच करता है कि मेरे को न जाने क्या हो गया है, ये समस्या मैं किसको दिखाऊं, क्या करूं। इसी चिंता के अंदर वो डिप्रेशन में चला जाता है, मानसिक अवसाद में चला जाता है। रोग किसी भी अंग में हो सकता है, इसलिए अपनी समस्या को इग्नोर ना करें, डॉक्टर को दिखाएं, संकोच भी ना करें। पाइल्स को पहचानना, डायग्नोसिस करना बहुत मुश्किल नहीं है। कोई भी डॉक्टर आसानी से
आपका परीक्षण करके आपको देख के बता सकता है कि ये पाइल्स है। अगर आप संकोच कर रहे हैं, आप फोटो खींच के भी लेके आ सकते हैं, जो डॉक्टर को दिखाएंगे। एक्सटर्नल पाइल्स को आसानी से देखा जा सकता है। लेकिन अगर पाइल्स इंटरनल है तो मैनुअल एग्जामिनेशन किया जाता है, और आजकल एनोस्कोपी या प्रोक्टोस्कोपी करके भी उसको आसानी से पहचाना जा सकता है। आपने देखा कि ये पाइल्स के खूब सारे लक्षण हैं, लेकिन जरूरी नहीं है कि सब लोगों में सब लक्षण हों। किसी किसी व्यक्ति में ये लक्षण बहुत ही माइन्यूट होते हैं, बहुत ही अल्प होते हैं, और हो सकता है उनको कोई भी सिम्टम ही ना हो। पाइल्स हमेशा बराबर मात्रा में रहेगी कोई जरूरी नहीं है। ये सूजन हमेशा बराबर मात्रा में रहेगी कोई जरूरी नहीं है। कभी कम हो जाती है, कभी अधिक हो जाती है, ऐसा संभव है। एक बार ठीक होने के बाद भी ये रोग दोबारा हो जाता है। जो कारण अगर आज पाइल्स बनने के हैं, वो कारण अगर कल हो जाएंगे, पाइल्स फिर से हो जाएगी। और ठीक होने के बाद भी कभी कभी एक बिल्कुल श्रिंक होके स्किन टे कहेंगे उसको, एक स्किन की ग्रोथ के रूप में गुदा के बाहर या अंदर वो पड़ी रहती है, जो कि हानिकारक नहीं है। इसको एनल स्किन टेक भी कह देते हैं। ये पाइल्स क्यों होती है, आइए हम इसके कारणों पे बात करें। दोस्तों, पाइल्स जिससे इतनी बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हैं, और ऐसा रोग जो कि ग्रामीण आबादी की तुलना में शहरी आबादी के लोगों को अधिक होता है, उसका कोई बैक्टीरिया वायरस इन्फेक्शन नहीं है। कुछ ऐसा होता है कि लोअर एब्डोमेन या एनल रीजन के अंदर प्रेशर आएगा। उन प्रेशर के कारण ही पाइल्स की डेवलपमेंट हो जाती है, पाइल्स की सूजन आ जाती है। जैसा कि मैं बता चुका हूं, गुदा और उसके आसपास अंदर जो ब्लड की वेसल्स हैं, उनका एक जाल होता है, एक गुच्छा होता है, और वो गुच्छा नॉर्मल है, सभी के होता है, वो एक नॉर्मल स्थिति है। लेकिन अगर वो सूज जाए, यानी कि किसी एक नस का फूल जाना ऐसा हो जाए, वो पाइल्स हो गई। कब्ज इसका प्रमुख कारण है। कब्ज, मल का हार्ड होना, बहुत देर तक टॉयलेट सीट पे बैठे रहना, बार बार फ्रेश होने जाने की इच्छा होना और जाना भी, ये भी पाइल्स का प्रमुख कारण है। कुछ लोग टॉयलेट सीट में बैठ के पढ़ते हैं, मोबाइल देखते हैं और सॉन्ग सुनते हैं। उन्हें मालूम ही नहीं चलता कि वो कितनी देर तक के लिए बैठे रह गए। ऐसा होना पाइल्स का बड़ा कारण बन जाता है। लाइफ स्टाइल, अगर सेडेंट्री लाइफस्टाइल हो जाए, सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बैठे रहना ज्यादा समय तक, जैसे स्टूडेंट्स को बहुत घंटों घंटों बैठ के पढ़ना पड़ता है, या लंबी सिटिंग देने वाले दुकानदार, या कुछ भी ऑफिस में काम करने वाले लोग जो बहुत लंबे समय तक बैठते हैं। फिजिकल एक्टिविटी, सुबह शाम सैर करना या एक्सरसाइज करना, योगा करना उनकी लाइफ में नहीं है, और ऊपर से उनका खान पान, अगर कम फाइबर वाली चीजें वो खा रहे हैं, फल सब्जियां सलाद वो कम खा रहे हैं, मैदे वाली चीजें फास्ट फूड बाहर का खाना अधिक खा रहे हैं, मिर्ची मसाले, चाय, तंबाकू, अल्कोहल, नॉन वेज, ये सब करने वाले लोगों को पाइल्स होने की संभावना कहीं ज्यादा हो जाती है। तो सेडेंट्री लाइफस्टाइल से बचना चाहिए पाइल्स को होने से रोकने के लिए। प्रेगनेंसी के दौरान पाइल्स होने की संभावना बढ़ जाती है। पीरियड से पहले भी इसके लक्षण बढ़ जाते हैं। लीवर का ट्यूमर या कोई भी ऐसा रोग जिसके कारण पेट में प्रेशर बढ़ जाए, उससे भी पाइल्स के होने की संभावना बढ़ जाती है। इवन डायरिया, यानी कि बार बार फ्रेश होने जाना, दस्त लग जाना, उसमें भी पाइल्स होने की चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। जिन लोगों का पाचन अच्छा नहीं है, जिनको पेट में गैस रहती है, एसिडिटी रहती है, उनको भी पाइल्स होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। बहुत लंबा समय रहने वाली खांसी,
प्रोस्टेट का बढ़ जाना, मल या मूत्र त्याग करने के समय अगर प्रेशर कोई लगाएगा तो पाइल्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। मोटापा, ये भी पाइल्स का एक कारण है। जिन लोगों के परिवार में बहन भाई या माता पिता को पाइल्स थी तो उनको भी पाइल्स होने के चांसेस सामान्य से अधिक हैं। कुछ लोगों को जन्म से ही वेन्स में वाल्व के एब्सेंट होने की कंडीशन होती है, तब भी उनको पाइल्स होने के चांसेस अधिक होते हैं, या उनको जन्म से ही आपको पाइल्स मिलेगी ही। पाइल्स दो तरह की होती है, एक इंटरनल पाइल्स और एक होती है एक्सटर्नल पाइल्स। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, इंटरनल मीन्स अंदर, एक्सटर्नल मीन्स बाहर। इंटरनल पाइल्स में ब्लीडिंग अधिक होती है और एक्सटर्नल पाइल्स में सूजन और दर्द अधिक सामान्य रूप से पाया जाता है। इंटरनल पाइल्स के ग्रेड्स होते हैं, जो ग्रेड 1, 2, 3 और 4 तक होते हैं। जो ग्रेड 1 पाइल्स है उसमें केवल ब्लीडिंग होती है और जो वेन की सूजन है यानी कि पाइल्स जो है वो एनएस से बाहर आती ही नहीं है। ये हो गया ग्रेड 1। दूसरी ग्रेड होती है सेकंड ग्रेड, जिसमें ब्लीडिंग के साथ साथ पाइल्स केवल फ्रेश होने के टाइम बाहर आती है, उसके बाद वो स्वतः ही अंदर रिसीड हो जाती है, यानी कि वो एनएस के अंदर चली जाती है सूजी हुई पाइल्स। ये ग्रेड 2 हुआ। ग्रेड 3 होने पर ब्लीडिंग है और जो पाइल्स है वो फ्रेश होने के दौरान बाहर आती है, लेकिन उसको मैनुअली अंदर करना पड़ता है, वो अपने आप से अंदर नहीं जाती है। ये हो गया ग्रेड 3 पाइल्स। ग्रेड 4 होने पर ब्लीडिंग भी है, पाइल्स का प्रोलैप्स भी है, यानी कि पाइल्स बाहर आ रही है फ्रेश होने के दौरान, और मैनुअली उसको अंदर करने के बावजूद वो अंदर नहीं रहती है, यानी कि वो रिड्यूस करी ही नहीं जा सकती। इस कंडीशन को ग्रेड 4 पाइल्स कहते हैं। ये ग्रेड्स का आगे जाकर के महत्व है, मैं आपको बताने वाला हूं। पाइल्स यूं तो डायग्नोसिस करना बिल्कुल आसान है, लेकिन एक आम व्यक्ति के लिए पाइल्स से मिलती जुलती कंडीशंस को इससे कैसे डिफरेंशिएट करें, मैं आपको यह बताने वाला हूं। पाइल्स की मिलती जुलती एक कंडीशन है जिसको बोलते हैं एनल फिशर। फिशर का मतलब होता है कट लगना। गुदा की जो ओपनिंग है उस पे एक कट लग जाता है, कॉन्स्टिपेशन की वजह से या स्किन के कुछ डिजीजेस की वजह से। उसके कारण अलग हैं, मैं बाद में बात करूंगा, लेकिन कट लग जाना मीन्स फिशर। फिशर को आसानी से पहचाना जा सकता है, इसको एनल फिशर कहते हैं, और इसके साथ भी कब्ज का होना और पेन बहुत ही ज्यादा हो जाता है। जो अत्यधिक दर्द है वो होता है एनल फिशर में। ब्लीडिंग भी इसमें होती है, लेकिन उसकी टाइप ऑफ ब्लीडिंग डिफरेंट है। दूसरी जो सामान्य कंडीशन है उसका नाम है एनल फिस्चुला या फिस्चुला एनो। फिस्चुला में क्या होता है कि गुदा के आसपास किसी भी साइड के अंदर कोई एक फोड़ा बनता है और वो फोड़े में से पस आती है और वो पस आना जारी रहता है, वो हील नहीं हो पाता। महीनों, दिनों, सप्ताहों या सालों तक भी वो जख्म में से पस का रिसाव होता रहे, ऐसा संभव है। इसको कहते हैं एनल फिस्चुला। पाइल्स भी कभी कभी इन्फेक्टेड हो जाती है। जो सूजा हुआ भाग है उसमें से पस आएगी और वो इन्फेक्शन हो जाएगा, वो भी एक कंडीशन है। वो दोनों कॉम्प्लिकेशन ये हो गई कि जो पाइल्स है उसके अंदर भी इन्फेक्शन हो गया और वो भी एक फिस्चुला बन सकता है। लेकिन उस एनल फिस्चुला से ये डिफरेंट है, इसको हम लोग आसानी से एग्जामिन करके पहचान लेते हैं। कुछ और कंडीशंस भी हैं, जैसे सिंपल एनल वार्ड्स। गुदा के आसपास मस्से हो जाते हैं। ये मस्से आमतौर पर अधिक संख्या में होते हैं, गुच्छे के रूप में होते हैं, हार्ड होते हैं। हम लोग उनको एग्जामिन करके अच्छे से पहचान लेते हैं। एनल स्किन टैग भी होते हैं, जो खास करके पाइल्स के बाद एक मुरझाई हुई स्किन के रूप में रहते हैं, या बिना पाइल्स के भी एनल टैग हो सकते हैं। प्रोलैप्स ऑफ रेक्टम भी
एक समस्या है जिसमें अपेरेंटली ऐसा लग सकता है कि ये पाइल्स है, लेकिन आमतौर पे प्रोलैप्स होने पर रेक्टम का बड़ा हिस्सा एनस से बाहर आता है और केवल एक नस फूल की नहीं रहेगी, वो रेक्टम एज ए होल बाहर आता है। उसको हम लोग एग्जामिन करके अच्छे से पहचान लेते हैं। कुछ लोगों को एनल वेरिकोज वेन भी होती है या एनल वेरिसिस भी कहते हैं उसको। एनल वेरिसिस में क्या होता है, गुदा की नस जो वेन्स हैं वो फूल जाती हैं, नॉर्मल से अधिक साइज में हो जाती है। वो नस एज ए होल ही स्वोलन है। पाइल्स में उसका एक हिस्सा बढ़ के बाहर आ जाता है, ऐसा एनल वेरिसिस में नहीं होता। एनल वेरिसिस में पूरी वेन ही सूज जाती है। ये कंडीशन एग्जामिन करके कंफर्म की जा सकती है। गुदा के आसपास खाज खुजली होना, फंगल इन्फेक्शन होना, यह भी संभव है, क्योंकि पाइल्स में इचिंग होती है, तो ये नहीं कि इचिंग है तो पाइल्स ही है, नहीं, वो फंगल इन्फेक्शन भी हो सकता है। गुदा से होने वाली ब्लीडिंग, हो सकता है वो आंतों का कैंसर भी हो। बड़ी आंत का कैंसर होने से ब्लीडिंग आती है। अल्सरेटिव कोलाइटिस में भी ब्लीडिंग आती है। वो ब्लीडिंग मल के साथ मिक्स होके आएगी, अलग से नहीं आएगी। पाइल्स की ब्लीडिंग अलग से ड्रॉप भी हो सकती है। आईबीएस में भी कभी कभी ब्लीडिंग होती है। क्रोहन्स डिजीज में भी ब्लीडिंग होती है। वो ब्लीडिंग अलग तरह से होती है, वो मल के साथ मिक्स्ड होती है। जो पाइल्स की ब्लीडिंग है वो अलग तरह से होती है, वो ड्रॉप बाय ड्रॉप ब्लड गिरता है और यूजुअली उसका लिंक जो है वो फ्रेश होने के साथ होता है। एक और जहां पाइल्स से इतनी बड़ी संख्या में लोग ग्रस्त हैं, उससे परेशान हैं और उसका कोई वायरस, बैक्टीरिया या स्पष्ट कारण नहीं है। साधारण लाइफ स्टाइल में चेंजेस ला करके पाइल्स को न केवल जल्दी ठीक किया जा सकता है, बल्कि इसको वापस होने से भी रोका जा सकता है। और अगर आपको पाइल्स नहीं है या आपको पाइल्स के शुरुआती लक्षण है, तो मैं जो उपाय बताने जा रहा हूं, इनको अपना करके आप आसानी से अपने स्वास्थ्य को ठीक कर सकते हैं। पाइल्स का जो कारण है, उस कारण को ठीक करना है, तभी हम पाइल्स को दोबारा होने से रोक सकते हैं। पाइल्स का जो कारण है वो है कब्ज और पेट के नीचे वाले हिस्से, रेक्टम और एनस पे पड़ने वाला प्रेशर। इनको प्रिवेंट करके, इनसे बच के आप पाइल्स को होने से रोक सकते हैं और पाइल्स को मैनेज भी कर सकते हैं। सिंपल है, अपने खाने में लगभग 1/3 फल, सब्जियां और सलाद की मात्रा होनी ही चाहिए। इनसे मिलने वाला फाइबर आपको कब्ज से दूर रखेगा। अपने भोजन में मिर्ची, मसाले, तली हुई चीजें, फ्राइड फूड, फास्ट फूड, चाय, कॉफी, नॉन वेज, तंबाकू, अल्कोहल, इनका नाम भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये सभी आपके पाइल्स के कारण बनते हैं। भोजन को शांत मन से बैठ करके अच्छे अच्छे चबा करके लें, जिससे वो अच्छे से पचे। खाने के दौरान पानी ना पिए, जिससे आपका पाचन अच्छा रहे। पानी की मात्रा यद्यपि बहुत आवश्यक है। खाने के 1.5 घंटे के बाद में आप अपनी प्यास के अनुसार या थोड़ा अधिक पानी भी पिएंगे तो फायदा रहेगा। कब्ज से बचने के लिए एक साधारण उपाय और बता रहा हूं, वो ये है कि फ्रेश होने का एक निश्चित टाइम, और वो भी सुबह उठते ही फ्रेश होना, ये मेंटेन किया जाना चाहिए। मैंने देखा है कि बचपन से ही कुछ लोग अनियमित बाउल हैबिट के शिकार होते हैं। वो कभी भी फ्रेश होने जाएंगे, शाम को जाएंगे, खाने के बाद जाएंगे, दोपहर को जाएंगे, ऑफिस में जाएंगे, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे कब्ज बढ़ती है और कॉन्स्टिपेशन बढ़ने से पाइल्स होने के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। फ्रेश होने के समय जोर ना लगाएं, चाहे कब्ज है तो भी। स्ट्रेन करने से एनस और रेक्टम में प्रेशर होगा और प्रेशर से जो एनस की ब्लड वेसल्स हैं वो फूलेंगी और पाइल्स को जन्म दे देती हैं। टॉयलेट सीट में बहुत देर के लिए बैठना भी नहीं है।
इन दिनों लोग टॉयलेट में बैठ के न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, मोबाइल को तो बहुत लोग देखते हैं और कुछ लोग म्यूजिक भी सुनते हैं। ऐसा करने से उनको मालूम ही नहीं चलता कि वो कितनी देर से टॉयलेट में बैठे हैं। ऐसा होने से बहुत देर तक वहां पे प्रेशर रहेगा एनएस पे और पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इस आदत को बदलो। कभी कभी बिना विशेष प्रेशर के भी लोग फ्रेश होने जाते हैं। लगता है कि दिन में परेशानी होगी, चलो एक बार और फ्रेश होके आते हैं। इस तरह की धारणा को रियल कॉन्स्टिपेशन नहीं, एक मेंटल कॉन्स्टिपेशन भी कहते हैं। मन में लगता है कि पेट साफ नहीं हुआ, इसलिए वो बार बार फ्रेश होने जाते हैं और ऐसा होने के कारण बार बार फ्रेश होंगे तो प्रेशर पड़ेगा एनएस पे और पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए आप बार बार फ्रेश होने भी ना जाएं। ये पाइल्स के जो इनिशियल सिम्टम्स होते हैं ना, वो बहुत हल्के होते हैं। उनको आप नजरअंदाज ना करें और शुरुआत में ही बचने के उपाय अपनाएं, डॉक्टर को दिखाएं और अपने लाइफस्टाइल में चेंजेस करें। नीम हकीमों से बचें। मेरे पास बहुत पेशेंट्स आते हैं जिसने कहीं से कुछ धागा बंधवा लिया, कहीं से कोई इंजेक्शन लगवा लिया, बड़े बड़े अल्सर्स हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं जो हील होने में नहीं आते हैं। ऐसी कंडीशनों से बचने के लिए नीम हकीमों से आप बचें। प्रशिक्षित डॉक्टर को ही दिखा करके इलाज कराना चाहिए। मोटापे से बचें। मोटापा एक कारण है, अपना वेट कंट्रोल रखें। रोजाना सैर करें, हल्का व्यायाम करें, लेकिन हैवी वेट लिफ्ट से बचना चाहिए। पाइल्स है तो भी और नहीं है तो भी हैवी वेट लिफ्ट करने से रेक्टम पे, एनएस पे प्रेशर आता है और उस प्रेशर से पाइल्स होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। लगातार सिटिंग जॉब वाले लोग बीच बीच में उठते रहें, अपनी मूवमेंट्स को करते रहें, जिससे कि कंजेशन होने से बचे। बाहर का खाना स्पाइसी भी होता है, उसमें मैदा भी ज़्यादा होता है। फास्ट फूड और बाहर का खाना, उससे भी आपको बचना चाहिए अपनी पाइल्स को रोकने के लिए। पाइल्स में योगा बहुत इफेक्टिव है। योगा से पेल्विक मसल्स को स्ट्रेंथ मिलता है, लोअर एब्डोमेन के मसल्स को कंजेशन कम हो जाती है और पाइल्स ठीक भी जल्दी होती है और होने से बच भी सकती है अगर आप पर्याप्त रूप से, नियमित रूप से योगाभ्यास करते हैं तो। पाइल्स में जो योगा पोस्चर्स बहुत लाभदायक है, मैं एक एक करके आपको उनके नाम बताने जा रहा हूं। मूल बंध, जिसको पेल्विक फ्लोर कंट्रैक्शन के लिए भी एक अच्छा आसन माना जाता है। शशांक आसन, इसे चाइल्ड्स पॉज भी कहते हैं। पवन मुक्तासन, इससे डाइजेशन इंप्रूव होता है, पेट की गैस को फायदा मिलता है, एसिडिटी में फायदा मिलता है। डाइजेशन अगर अच्छा है तो कॉन्स्टिपेशन भी ठीक रहती है। सर्वांग आसन, इस आसन को विपरीत करनी भी कहते हैं। ऐसा आसन करने से पेल्विक फ्लोर में ब्लड फ्लो थोड़ा सा कम हो जाएगा और ऐसा होने से पाइल की कंजेशन को रिलीफ मिलता है। बटरफ्लाई पोज या तितली आसन, यह आसन पेल्विक फ्लोर मसल्स के स्ट्रेंथनिंग के लिए, उनके तनाव को कम करने के लिए बहुत ही सटीक आसन है। यह बटरफ्लाई पोज यानी कि तितली आसन। अर्ध मस्तेंद्रिय आसन, यह आसन अगर आप कर लेते हैं तो ये पाइल्स के लिए स्पेसिफिक है, बहुत लाभदायक है। एक और आसन है जिसको बोलते हैं मलासन। यह आसन भी पाइल्स के लिए बहुत ही लाभदायक है। योगाभ्यास करने से मानसिक तनाव भी कम होता है। मानसिक तनाव भी पाइल्स के होने का एक बहुत बड़ा कारण है। जो लोग तनाव रहित लाइफ जीते हैं, मन से खुश रहते हैं, उनको केवल पाइल्स ही नहीं, सभी रोग, चाहे उनका डाइजेशन का खराब होना हो, चाहे नींद की कमी हो, इन सब में उनको लाभ मिलता ही है।
अब हम बात करते हैं कि पाइल्स हो जाने पर किस तरह का इलाज लोग करते हैं, कौन सा इलाज बहुत ही लाभदायक है। सबसे साधारण इलाज लोग दस्तकारक दवाइयां लेते हैं, लग्जेटिव लेते हैं। लग्जेटिव बहुत अधिक फायदा नहीं करते हैं। एक बार के लिए आपको लग सकता है कि कॉन्स्टिपेशन ठीक हुई है और पाइल्स में रिलीफ है, लेकिन यह उसका स्थायी समाधान नहीं है। जब तक आप अपनी लाइफस्टाइल में, अपने खाने की आदतों में बहुत अच्छे से संपूर्ण रूप से बदलाव नहीं करेंगे, यह अस्थायी लाभ आपको देगा। इसलिए लग्जेटिव लेकर के अपने आंतों को अधिक कमजोर भी ना करो, क्योंकि उसको लेने से एक बार तो मन लगता है, उससे आंतें कमजोर भी होती है। लेकिन फाइबर के रूप में लिया जाने वाला इसबगोल वो कोई नुकसान नहीं करता, वो ठीक ठाक है। आप इसबगोल का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आप अपनी डाइट में अन्यथा फाइबर नहीं ले पा रहे हैं तो। नेचुरल फाइबर उसका कोई मुकाबला नहीं है। एज ए ट्रीटमेंट बहुत सारे तरह का इलाज है। लोग इंजेक्शंस भी लगवाते हैं, लोग लाइगेशन भी करते हैं। लाइगेशन मीन्स उसको पाइल्स की बढ़ी हुई जो सूजन है उसको धागे से बांध देना। पेन किलर, एंटीबायोटिक, ये वो तो लोग लेते हैं, लेकिन इनसे स्थायी लाभ नहीं मिलता है। सर्जरी कभी कभी तो जरूरी है। जैसे मैंने पहले आपको बताया, जो ग्रेड 3-4 की पाइल्स है, वहां अगर ज्यादा दिन तक तकलीफ रहती है और असहनीय तकलीफ है तो सर्जरी सोची जा सकती है, लेकिन अन्यथा सर्जरी से बचना चाहिए। सर्जरी इसका स्थायी समाधान नहीं है और सर्जरी की अपनी कॉम्प्लिकेशंस भी है। सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन के रूप में इन्फेक्शन हो जाता है, ब्लीडिंग बहुत दिन तक रहती है, बहुत बड़ा जख्म और अल्सर हो जाता है। किन्हीं किन्हीं लोगों को म्यूकस डिस्चार्ज एनएस से लगातार रहने लग जाता है और कभी कभी इनकॉन्टिनेंस ऑफ स्टूल यानी कि मल का कंट्रोल नहीं हो पाना, ऐसा भी होता है। और सभी लोगों को अधिकांशतया पाइल्स दोबारा तो होना ही है। सर्जरी या अन्य सब तरह के इलाजों से केवल रोग को अस्थायी रूप से हटाया जा सकता है। रोग के कारण को ठीक करके रोग से स्थायी मुक्ति ली जा सकती है। तो हमारा उद्देश्य रोग से स्थायी मुक्ति होना चाहिए, न कि टेम्परेरी रिलीफ। होम्योपैथिक इलाज इस रोग से स्थायी मुक्ति दिलाने में सक्षम है और अगर लाइफ स्टाइल में चेंजेस कर लिए जाए तो पूरा ही इलाज हो जाता है और स्थायी लाभ आपको मिल सकता है। होम्योपैथिक इलाज केवल पाइल्स है, ये दवाई दे दो, ऐसा संभव नहीं है। होम्योपैथी में रोग कब से शुरू हुआ है, प्रेगनेंसी में शुरू हुआ है, कोई मसाले की चीजें खा के शुरू हुआ है, एंटीबायोटिक्स के बाद में शुरू हुआ है, दस्त के बाद शुरू हुआ है, कब्ज के कारण है, यानी कि रोग का कारण देखा जाता है। पाइल्स इंटरनल पाइल्स है, एक्सटर्नल पाइल्स है, ब्लीडिंग है, ब्लीडिंग नहीं है, पेन है तो वो कैसा पेन है, चुभने वाला, जलने वाला, पेन कब आपको अधिक हो रहा है, आप पेन को किस तरह से रिलीफ फील करते हैं, पेशेंट की जनरल कंडीशंस, क्रेविंग्स, अवर्सन्स, आपकी थर्मल रिएक्शंस, गर्मी ज़्यादा लगना, ठंड ज़्यादा लगना, पाइल्स के साथ में कॉन्कोमिटेंट सिम्टम, जैसे किसी को कमर में दर्द रहता है, किसी को डाइजेशन बिगड़ता है, गैस रहती है, आफरा रहता है, ये सब चीज़ों को ध्यान में रख करके दवाई का चुनाव होता है। जो मोस्ट कॉमन मेडिसिन हैं जो हम यूज़ करते हैं पाइल्स में, उनके बारे में आपको बता रहा हूँ। आप इनको नोट कर सकते हैं और आप मटेरियल मेडिका रेफर करके या प्रशिक्षित डॉक्टर की राय लेकर के इनमें से कोई दवाई आप ले सकते हैं। तो दवाइयाँ हैं एस्कुलस, एलोज, रेटेनिया, कैलकेरिया कार्ब, कोलन सोनिया, हेमामिलिस, सल्फर, सिपिया, एसिड नाइट्रिक, एसिड म्यूर, एसिड सल्फ, नेट्रम म्यूर, कार्बोवेज, नक्स वोमिका, फॉस्फोरस, कैप्सिकम और अन्य बहुत सारी दवाइयाँ हैं जिनको हम लोग
पाइल्स में यूज़ करते हैं, ये उनमें से कुछ दवाइयाँ हैं। तो आप अपनी पाइल्स को होने से बचा भी सकते हैं, होने पर होम्योपैथिक इलाज ले सकते हैं। मेरे बताए हुए इन सब उपायों को अगर आप करेंगे तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि आप बिना सर्जरी के अपनी पाइल्स को ठीक कर सकते हैं। आप सदा खुश रहें, आप निरोग रहें, आपकी उम्र लंबी हो। मैं डॉक्टर A.K. लाडूना आपके अच्छे जीवन की कामना करता हूँ। नमस्कार।